हाल में वक़्फ़ का निर्णय रहा हो, वो धीरे धीरे मुकम्मल तौर पर अपने मुकाम पर पहुंच गए। वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे कोई काम शुरू करो तो अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाता है। वो कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। धैर्य का यही पाठ भाजपा के समर्थकों को भी जानना चाहिए और समझना चाहिए। यूं कहें तो स्थापना दिवस भी गुजर गया, लेकिन जो भाजपा के समर्थक हैं और जो राष्ट्रवादी हैं, उनके लिए ये तारीख जरूर इस बार सुकून देने वाला होता है। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, कल ही गुजरा है 6 एक जमाना था जब वो कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कुछ लोग कहते थे कि तारीख कब बताएंगे। अब ये कहने वाले कि भैया तारीख कब बताएंगे, अब उनका मुंह जो है वो जुबान सिल गई है, अब वो नहीं बोलते हैं। अब वो कहते हैं मंदिर तो बना दिया है, मंदिर अधूरा है, ये पूरा निर्माण मंदिर का नहीं हुआ है। वो इस तरह की बातें करते हैं। जो कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जो कहने वाले थे कि तारीख कब बताएंगे, अब वो कहते नहीं हैं। जो पिछले साल तक राम मंदिर में जाना पसंद नहीं करते थे, अब उनके चेले चपाटे राम मंदिर में जा भी रहे हैं और वो मीडिया चैनलों को अपनी बाइट में कह रहे हैं मंदिर तो बन गया है, अभी पूरा निर्माण नहीं हुआ है, कुछ साल लगेंगे तो मंदिर का निर्माण हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा, यूं कहें तो उन्होंने जितने अपने चुनावी वादे किए, चाहे वो धारा 370 रहा हो, चाहे वो 3 तलाक रहा हो, चाहे हाल में वक़्फ़ का निर्णय रहा हो, वो धीरे धीरे मुकम्मल तौर पर अपने मुकाम पर पहुंच गए। वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे कोई काम शुरू करो तो अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाता है। वो कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। धैर्य का यही पाठ भाजपा के समर्थकों को भी जानना चाहिए और समझना चाहिए। यूं कहें तो 6 दिसंबर गुजर गया, माफ कीजिएगा 6 नवंबर गुजर गया, भाजपा का स्थापना दिवस भी गुजर गया, लेकिन जो भाजपा के समर्थक हैं और जो राष्ट्रवादी हैं, उनके लिए ये तारीख जरूर इस बार सुकून देने वाला होकर आया है। क्योंकि वक़्फ़ एक ऐसा मुद्दा था, एक ऐसा चरित्र था, तो कहीं न कहीं ये एक चिंता की बातें थी, चिंता की लकीरें थी। लोग कहते थे सिर्फ वादे करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। धारा 370 की जब बातें होती थी तो कुछ सेकुलर कहते थे अरे हटा दो यार, तुम्हारी जो सरकारें हैं तुम हटा दो। राम मंदिर की बातें होती थी तो कहते थे यार तुम्हारी सरकार है, राम मंदिर बना लो। खैर अलग बात। तो रामनवमी गुजरा है और बीजेपी का स्थापना दिवस भी लोगों द्वारा मनाया गया है, जो भाजपा के समर्थक हैं। यह तारीखों का गजब संयोग रहा तारीखों का गजब संयोग इसलिए भी रहा क्योंकि 6 अप्रैल भी था और भाजपा का स्थापना दिवस, और साथ साथ रामलला का जन्मोत्सव भी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पड़ा है। 2025 में राम को उनके जन्मस्थान में विराजमान करने वाली पार्टी का स्थापना की तारीख भी रामनवमी को ही पड़ रही है। जो कहते थे कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, जो राम के होने न होने की बात करते थे, जो राम कब जन्मे कब नहीं जन्मे वो तारीख की बात करते थे, अगर उनके लिए राम का मंदिर बन गया तो उनके लिए कितनी बड़ी वेदना और पीड़ा वाली बात है। जो राम को एक काल्पनिक स्रोत कहते हैं, जो राम को ही कल्पना ठहराने की कोशिश की हो न्यायालय में, अगर राम मंदिर बन गई है, सनातनियों का जो सहस्त्र वर्षों का 550 वर्षों का जो इंतजार था वो मुकम्मल हो गया है, तो समझ लीजिए उनके लिए तो एक खुदा मिलने वाली बात है। लेकिन उनके लिए जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, उनके लिए समझिए कितनी बड़ी ये पीड़ा है, कितना बड़ा उनके लिए सेटबैक है, कितना बड़ा मेल्टडाउन है उनके लिए। अयोध्या के राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है। सालों तक मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, जैसे कसक भाजपा का मजाक उड़ा जाता था। इन बातों से भाजपा का मजाक उड़ता था। आज न केवल रामलला का एक भव्य मंदिर वहां विराजमान है, आज न केवल रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है, बल्कि बीजेपी जैसी पार्टी
जिसे काऊ बेल्ट पार्टी कही जाती है, बीजेपी को हिंदी पट्टी की पार्टी कही जाती है, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान जो हिंदी बेल्ट की पार्टी कही जाती है, उसको ताने महने उलाहने जो है वो तमाम देश की सेकुलर पार्टियां दिया करती थी। लेकिन आज जो है ये भाजपा देश के अधिकांश भागों में फैल गई है। ये जो पूरा यात्रा क्रम रहा, ये जो पूरा सफरनामा रहा, इस यात्रा में कई मौके आए जब पार्टी के समर्थक भी अधीर हो गए थे। खासकर 2014 के बाद से जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपनी राजनीतिक सफलताओं की नई गाथा लिखनी प्रारंभ की, ऐसे समर्थक भी मैगी बनने की विधि की जो गति है परिणाम की आकांक्षा करने लगे थे, जिन्होंने शहने शहने पार्टी को खड़े होते देखा है। कहते हैं ना, जो भूख लगी तो इंस्टेंटली मैगी बना के खा लो। मैगी बनाने में कुछ है नहीं, लेकिन जिन्हें पार्टी खड़ा करना, राजनीति खड़ा करना अगर मैगी बनाने जैसा लगता हो तो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। वास्तविकता यह है कि बीजेपी कभी अपने कोर मुद्दे से पीछे नहीं होती। उसकी सरकारों ने ऐसे मोर्चे पर कार्य कर दिखाया है जिसकी स्वतंत्र भारत में कल्पना नहीं की जा सकती है। जिन मुद्दों को छूने मात्र से देश जलने की धमकी दी जाती है, जिन मुद्दों को धीरे धीरे शांति के साथ दफन किया गया, अगर उन मुद्दों को जीवित करने की कोशिश की गई हो तो इस मुद्दे पर आप क्या कह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि हाल के समय में संसद में पास जो वक्फ बोर्ड का मुद्दा रहा, वो देश और समाज को कितना अधीर करता नजर आया। जैसे हाल में संसद में पास हुआ वक्फ संशोधन विधेयक, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह कानून अब बन चुका है। आज से 10 वर्ष पूर्व कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई सरकार वक्फ, 3 तलाक, 370 जैसे मुद्दों को भी छुपाएगी। इन्हें छूना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा था। मुस्लिमों की सड़क पर शक्ति प्रदर्शन का डर भारतीय जनमानस में बैठा हुआ था कि सब ऐसी कोई कल्पना से ही डर जाते थे। आज खुद को दक्षिण पंथी बताने वाले तक आशंका जताते हैं कि अगर ऐसे कानून छुए गए तो इस देश में खून खराबा होगा। हिंदुओं पर हमले होने और ना होने जैसी कितनी जाने जाएंगी ये बातें कही जाती थी। अगर इनके मुद्दे छीने जाएंगे तो देश जो है वो सुलगने लग जाएगा, समाज सुलगने लग जाएगा। इनके मुद्दों को भाई ना छुओ, ऐसी बातें, इनके मुद्दों को छूना सेकुलरिज्म की तिलांजलि जैसी बातें होती थी। आशंका के विपरीत चाहे वक्फ हो या फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने का समय सब शांतिपूर्वक से निपट गया। एक आध जुगाली और बयानों के छोड़ दें तो देश के बटेर तक नहीं मरी। इस कानून में संसद में पारित होने ने साफ कर दिया कि भाजपा अपने एजेंडे पर कायम है और लगातार एक एक करके उन्हें वो पूरा करेगी। लेकिन इस पूरे एपिसोड में जो वाकया गुजरा, जो वाकया हमने टेलीविजन पर देखने को मिला, हमें अखबार में पढ़ने को मिला, एक और बात निकल कर सामने आती है कि वो ये है कि पार्टी अपने हर वादों को पूरा करेगी, लेकिन समय देखकर। कहते हैं ना, समय के साथ सब कुछ पूरा होता है। जैसे समय आते हैं वो चीजें हो जाती है। सबसे बड़ी बात है धैर्य और उत्साह बनाकर रखना होता है। धैर्य उत्साह बना के रखना और अपने एजेंडे को जिंदा रखना, ये सबसे बड़ा कठिन काम है। इस बात को समझना, जानना और विशेषकर उन समर्थकों के लिए भी जरूरी है जो हर बात पर मोदी से आशा कर रखते हैं कि वो बम बंदूक चला दें और एकदम कठोर एक्शन ले लें। किसी भी पार्टी का समर्थक होने के नाते कार्यकर्ता की आकांक्षा होती है कि सभी एजेंडा फटाफट पूरे हो, कि मान लो कोई जादू की छड़ी हो, घुमाए और सब काम हो जाए। लेकिन सरकारें इस तरह नहीं चलती हैं। चलिए पूरी बातों में हम चलते हैं वर्ष 2020 में। वर्ष 2020 आपको बखूबी याद होगा जब भारत में डेमोक्रेसी के नाम पर डेमोक्रेसी की गला घोटने की कोशिश की गई थी, जहां पर हक और हकूक के नाम पर, आर्टिकल 14 के नाम पर, जहां अधिकार के नाम पर लोगों के अधिकारों की गला घोटने की कोशिश की गई थी। आपको याद होगा शाहीन बाग। वर्ष 2020 होने वाले शाहीन बाग के ड्रामे को लेकर पूरा देश गुस्सा था। चाहे शर्जील इमाम का देश को काटने वाला बयान हो या फिर कुदरती बिरयानी और बिल्किस दादी वाले ड्रामे, सबको मालूम था कि इस भीड़ का असल एजेंडा देश को एक गृह युद्ध में झोंकना था। तब सरकार ने उन्हें थकाया, बैठे रहने दिया, बाद में उन पर हंटर चलाया। तुरंत लाठी और गोली चलाने से क्या होता। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट इसका प्रत्यक्ष एक
उदाहरण है। हसीना ने कुछ दिन धैर्य से काम लिया, लेकिन बाद में पुलिस को खुली छूट दी। उसने इस्लामिक कट्टरपंथियों को शह दिया। जो वो चाहते थे वैसा हुआ, जो उन्होंने करना चाहा उन्होंने किया, और ये चीजें हमें देखने को साफ साफ मिल ही गया। अगर हसीना ने कुछ दिन धैर्य से काम किया होता तो शायद जो है बांग्लादेश की स्थिति ऐसी नहीं होती। यह था उकसावे का मौका। इसके बाद हसीना को देश छोड़ना पड़ा। उनका घर जमींदोज हो गया और मोहम्मद यूनिस नाम की एक कठपुतली को ढाका में आकर बैठ गई, और पीछे उसे इस्लामिक कट्टरपंथी चला रहे, ये दुनिया को पता है। शाहीन बाग की कालिस्तानियों का सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। यह कहना झूठ है कि आज सरजिल इमाम, उमर खालिद और खालिद सैफी जैसे लोग जेलों में सड़ रहे हैं। उन दादी और नेताओं का कोई नाम लेना तक नहीं बचा जो सरकार को उखाड़ना चाहते थे। इस तरह मोदी सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कानून को रोकने पर भी समर्थकों ने प्रश्न उठाए थे। वो मार्च 2024 में लागू भी हो गया और कुछ नहीं बोला जा सका। इस तरह 6370 का मामला रहा। भाजपा सरकार ने ऐसे समय हटाया कि इसे वापस लेना अब संभव नहीं है। वक्फ बोर्ड को लेकर आज से कुछ साल पहले व्हाट्सएप पर मैसेज चलते थे। यह कानून कितना भयावह है इसके विषय में बताया जाता था, अब वो इतिहास हो चुका है। साल भर तक दिल्ली घेर कर बैठने वाले कथित किसान आंदोलनकारी भी आज अप्रासंगिक हो गए हैं। मानो वो खो गए हैं, मानो वो अपनी ही पहचान अपने से पूछ रहे हैं कि भाई हम कौन हैं। उनके भीतर आज इतने गुट और सिर्फ फुटे हुए है कि एक नहीं हो पा रहे, क्या करे क्या ना करे। सरकार जिस दिन चाहेगी कानून लागू हो जाएगा। समर्थकों को समझना होगा कि हम चीन की तरह कोई देश नहीं जहां लोकतंत्र नाम की चिड़िया का उड़ना मना हो, ना हम पाकिस्तान है जहां फौज जो चाहे संगीनों की नोक पर बल पर वो कर ले, जब हम पूर्ण रूप से लोकतंत्र हैं और विरोधी आवाज का भी सम्मान करते हैं। महान दार्शनिक प्लेटो ने कहना है कि जो काम एक आदमी 1 घंटे में राजतंत्र में करता है, वही काम लोकतंत्र में 7 आदमियों की समिति मिलाकर 7 दिन में करती है। भारत के संबंध में भी यही बात है। यहाँ सब झटके से काम नहीं हो सकते, लेकिन जो होता है स्थायी होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो मोदी सरकार बीते 10 सालों के भीतर इतने मुद्दे हल करने में सफल रही जितने बीते 67 सालों में भी मुद्दे हल करने में पार्टियां सफल नहीं रही। तो समझिए इससे पूर्व में काम जो है वो हमारे देश में जो होते थे वो घोंघे की रफ्तार में चला करते थे। अब देख लीजिए, अब कुछ सालों पहले होगा मालदीव, मुजू जो भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था। मालदीव का भारत विरोध और मुजू का भारत आकर कर्ज मांगना इसका एक बेहतरीन क्लासिक उदाहरण है। स्वाभाविक है कि भारत के किसी शहर में एक मोहल्ले की आबादी वाला देश आपके प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणियां करे तो गुस्सा तो आता ही है। आप चाहे उस देश को मसल कर रख दिया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं सोचती। आज इसी मुजू को दिल्ली बुलाकर भिखारी साबित किया गया। वो दिन दूर नहीं जब यही सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी भी लाएगी और ये देश में लागू भी होगा। आगे चलकर शायद देश का संविधान अपने मूल स्वरूप में भी वापस लौट सके। उसमें जबरदस्ती, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का जो चढ़ाया गया है उससे शायद हटाया भी जाए। जो जबरदस्ती का समाजवाद, फिर बोले ना सेकुलरिज्म को डाला गया है, उस सेकुलरिज्म में शायद अतीत की बातें हो जाए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं और लिखने की कोई सीमा नहीं है। लेकिन समर्थकों एक बात समझने की जरूरत है कि धीरे धीरे होए रे मना, सब धीरे धीरे होए। मतलब जिंदगी में जो काम धीरे धीरे होते हैं वो एक झटके में नहीं हो पाता। ये उनके लिए हो सकता है जो झटके में सोचते हैं। झटके में क्या होता है? झटके में कुछ नहीं हो पाता। किसी चीज को होने के लिए समय होता है, टाइम होता है। कहते हैं ना, टाइम एंड टाइड नॉट वेट फॉर नन। समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, और समय ही होता है जो चीज़ों को मजबूत और पुख्ता बनाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसे लगी, आप मुझे बताएं। दोस्तों, कंटेंट पसंद आ रहा था, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, आप हमें हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, और जब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ, और इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और रही बात रामलला के मंदिर की, और रही बात इस देश में होने वाले जो आजकल जो उपद्रव होते हैं, जो उपद्रवी हैं, जो देश जाम करने की बात करते हैं, कहते हैं कि एक बार हम निकल गए तो
आजकल उनका प्रॉपर इलाज भी हो रहा है, यूँ कहें तो उनका प्रॉपर शर्तिया इलाज हो रहा है। आज देखिए ना, जो कहते थे कि आसमान हिल जाएगा, आसमान हिलाने वाले कहाँ हैं? हो सकता है इस देश में कुछ उपद्रवी अभी उपद्रव मचा रहे हों, हो सकता है जो वक्फ बोर्ड के नाम पर जिनके अब्बू अम्मी लुट गए हों उनको दर्द होगी, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि उनके अब्बू अम्मी वक्त के नाम पर देश के किस प्रकार वो देश को खोखला किया। तो फिर मिलते हैं। जय श्री राम।